नमस्कार। आज आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम में। कल मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए जो सिविक्स के हैं उसका पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर, तो कल मैंने आपको अपने पहले वीडियो में शीत युद्ध के दौर के विषय में एक्सप्लेन किया था, कई बातें उसमें बताई थी। आज हम आपको बताने वाले हैं जो 45 सालों तक शीत युद्ध चला तो उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी क्या छाप छोड़ी, अपना क्या प्रभाव छोड़ा। आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पढ़ाने से पहले थोड़ा एक बात ध्यान कर लीजिए कि जैसे मैंने शीत युद्ध जो चला उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनको हम एक्सप्लेन तो बाद में अभी करेंगे ही, लेकिन चूंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर ये प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है और इतने फैक्ट आप अगर अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हैं तो कोई भी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर वो चकित हो जाएगा और आपको जितने अंकों का प्रश्न है वो पूरे अंक उसको देना चाहिए। मेरा तो ये विचार कहता है। तो इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको जूम कर लें, अपने मोबाइल पर इसको जूम कर लें, तो ये जूम करके नोट कर लें। (1945 से 1990 तक शीत युद्ध चलता रहा और इतने लंबे समय अंतराल में ये चलने वाला शीत युद्ध इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कई प्रकार के अपने प्रभाव छोड़े। तो अब उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव तो सबसे ज़्यादा रहे, और लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रभाव नकारात्मक ही रहे। नकारात्मक प्रभावों का बोलबाला ज़्यादा रहा, लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी इस शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े। तो सबसे पहले तो हम चूंकि सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का पहला नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि विश्व दो गुटों में बंट गया। विश्व जो है दो गुटों में बंट गया। कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि दुनिया 3 गुटों में बटी हुई थी। पहली दुनिया अमेरिका की थी। अमेरिका एक पूंजीवादी देश था। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के देश और ऑस्ट्रेलिया सहित और ऐसे वो सारे देश दुनिया के जो पूंजीवाद जहां पर है, जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के साथ खड़े थे सोवियत संघ के विरोध में। तो पहली दुनिया के देश तो वो हो गए, और दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ को मैंने बताया था कि सोवियत संघ में साम्यवाद का शासन था, साम्यवादी वहाँ पर व्यवस्था थी, और सोवियत संघ से जुड़े करीब 15 देश थे। कुछ देश उसमें पूर्वी यूरोप के थे, कुछ देश उसमें मध्य एशिया के थे। तो पूरा का पूरा कुनबा जो था वो साम्यवादी शासन प्रणाली का वो मिल करके वो उसको सोवियत संघ कहा गया है। तो ये पूरी का पूरी एक प्रकार की दुनिया थी, एक गुट कह लीजिए, महाशक्ति कह लीजिए। तो ये दूसरी दुनिया के देश थे, दूसरी दुनिया के लोग थे। तो ये 2 प्रकार की दुनिया हो गई। और तीसरी दुनिया के विषय में मैंने आपको बताया था कि जो हाल ही में नवोदित देश हैं, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के चुंगल से आज़ाद हुए हैं और जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम उनकी चर्चा केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में ही भले करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव छोड़ने की इन तीसरी दुनिया के देशों में कोई क्षमता
नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा अभी करना इस प्रश्न के दौरान ठीक नहीं है। तो इसलिए जो द्विध्रुवी राजनीति थी, वो द्विध्रुवी राजनीति 45 सालों तक चलती रही, जिसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ के गुट थे। और उसमें क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया दो गुटों में बट गई, एक अमेरिका का जो मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा सोवियत संघ का गुट। और 45 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन्हीं दो गुटों के इर्द गिर्द घूमती रही। हालांकि ये बात सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। राजनीति केवल युद्धों का अखाड़ा नहीं है। राजनीति एक जन कल्याण का विषय है। राजनीति में मानव संबंधी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो कि आगे आने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि शीत युद्ध में जैसा कि दौर चल रहा था, उसमें पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फोकस जो है वो दो गुटों तक सीमित रह गया, बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो गए। अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? यूरोप का विभाजन। अब देखिए, विचारधाराओं से विचारधाराओं का टकराव हो रहा है। किसी को पूंजीवाद अच्छा लग रहा है और किसी को साम्यवाद अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए, इन दोनों विचारधाराओं में पूरा यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश, वो पूरा का पूरा महाद्वीप जो है वो दो भागों में बट गया। एक पश्चिमी यूरोप और दूसरा पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ खड़े थे, पूंजीवादी शक्तियों के साथ खड़े थे, क्योंकि वहां पूंजीवाद का जोर था। और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी ताकतों के साथ खड़े थे, सोवियत संघ के साथ खड़े थे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा यूरोपीय महाद्वीप जो है वो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में विभाजित हो गया। और इसके विभाजन की एक और उसमें पराकाष्ठा देखने को मिली कि जर्मनी के बर्लिन शहर में मतलब जर्मनी को विभाजित करते हुए वो जर्मनी देश का भी विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी। यूरोप का तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन ये एक दीवार खड़ी कर दी गई। ये एक दीवार खड़ी कर दी गई, बर्लिन की दीवार इसको कहते हैं। और ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी बच्चों, ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। ये बर्लिन की दीवार इसको कहते हैं। और ये बाद में फिर 1989 में इसको गिराया गया। तो ये समस्याएं थी, दुनिया अलग अलग बटी हुई थी, नफरत का माहौल बन रहा था और विभाजन था, विचारधारा में द्वेष था, तनाव था। अब ये तीसरा पॉइंट है कि पूरी दुनिया में ये जो शक्तियां लड़ रही थी, सय मात का खेल इनमें चल रहा था। तो धमकी थी, कुछ कार्रवाइयां होती थीं, दुनिया के अन्य देश डरे सहमे रहते थे। तो उसी पूरी के पूरी दुनिया जो थी वो शीत युद्ध के दौरान भय, आतंक और तनाव से जूझ रही थी। भय इस बात का था कि दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके पास परमाणु हथियार हैं, इतनी बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं कि अगर वो उतारू हो जाएं तो वो 3 बार दुनिया का विनाश कर सकती हैं। और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से कम नहीं थी। तो दूसरे देश इनकी तुलना में बेहद कमजोर थे, वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, कुछ अपनी तरफ से कोई इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते थे, वो खुद ही दबे कुचले थे। इसलिए भय और आतंक और तनाव का माहौल था कि जो दूसरे देश थे, जैसे तीसरी दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, सभी में ये तनाव, भय और आतंक का माहौल था कि कब युद्ध न हो जाए। और युद्ध का तो आप मतलब जानते ही हैं, विनाश होता है। तो इस तरीके से पूरे 45 सालों तक भय, आतंक और तनाव की स्थिति बनी रही। चौथा कारण जो प्रभाव छोड़ा
शीत युद्ध ने, वो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। जब ये दोनों महाशक्तियां धमकी देती थी तो उसमें परमाणु युद्ध कभी कहीं कहीं के, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट आप जानते होंगे, तो क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें खड़ी कर दी गई और उनका मुंह जो है अमेरिका की तरफ कर दिया गया। तो एक ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है, ये शीत युद्ध की चरम पराकाष्ठा, चरम बिंदु माना जाता है। तो हमेशा चूंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु हथियारों से लैस थी और धमकियों पर धमकियां और कार्रवाइयां चल रही थीं, ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध का खतरा काफी बढ़ गया था। और पांचवां जो है सैनिक संधियां, मैंने कल भी आपको बताया था कि शीत युद्ध के दौरान सैनिक संधियां की गई। तो ये सैनिक संधियां फिर से आप समझ लीजिए कि ये जो सैनिक संधियां हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सैनिक संधि थी सीटो, दूसरी थी सेंटो और तीसरी थी नाटो और चौथी थी वारसा। ये सैनिक संधियां जो शीत युद्ध के दौरान ये जो महाशक्तियां थीं वो दूसरे देशों को मिला करके और विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में, विश्व के विभिन्न भागों में जा कर के ये देशों से उनको बता करके, समझा करके, शीत युद्ध की परिस्थिति के विषय में बता करके और इनको आर्थिक सहायता का भी प्रलोभन दे करके ये देश, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के ये देश हैं जहाँ पर सैनिक संधियाँ की गई। इसमें सीटो, सेंटो और नाटो जो है वो अमेरिका के द्वारा की गई, वारसा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ के द्वारा इनके जवाब में की गई। तो ये सैनिक संधियाँ जब बन रही थी तो भय और आतंक का माहौल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था कि सैनिक संधियाँ बन रही हैं और कुछ देश इसमें इसलिए भी शामिल हो गए कि भाई अमेरिका बहुत बड़ा ही अमीर देश है, बड़ा ही पैसे वाला देश है और अगर हम इसकी सहायता करेंगे और युद्ध में इसका समर्थन करेंगे तो हमें आर्थिक सहायता मिलेगी, हमें धन मिलेगा, तो हम उसको अपने विकास कार्यों में लगाएंगे। तो इस वजह से भी बहुत से देश इन सैनिक संधियों में शामिल होने को मजबूर थे। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दो गुटों में सिमटना। दो गुटों में कि सोवियत संघ कार्रवाई कोई करता है तो वो मीडिया में आएगा, फिर इसके बाद अमेरिका उसके विरोध में कार्रवाई करता है तो वो मीडिया में आएगा। कल अमेरिका क्या करने जा रहा है, मीडिया में आएगा। परसों यूरोप उसके रिएक्शन में क्या करने जा रहा है, वो मीडिया में आएगा। ये सब 45 वर्षों तक चलता रहा कि दोनों महाशक्तियों की क्रिया और प्रतिक्रिया। बाकी संसार में सारे मुद्दे जो मानव से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित है, वो सारे के सारे महत्वहीन हो गए। ये एक बड़ी नकारात्मकता होती है जब युद्ध की स्थिति बनती है, संभावनाएं बनती हैं, तो ये बड़ी खराब स्थिति होती है। तो उसमें कोई भी विपदा, कोई देश हो या कोई दुनिया हो, विपदा आती है तो उसमें बाकी सारी चीज़ें, आप कोरोना को ही देख लीजिए, अब इस समय कोरोना चल रहा है और सारा का सारा भारत सरकार का हो या राज्य सरकारों का हो, सारा का सारा फोकस जो है कोरोना पे लगा हुआ है, बाकी सारे मुद्दे गौड़ हैं। तो ये बड़ी कोई महामारी हो आ गई हो या कोई युद्ध आ गया हो तो बड़ी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं समाज के लिए, जन कल्याण के लिए। तो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज आप देखते हैं कि यूएनओ के द्वारा कितने ढेर सारे काम किए जाते हैं और जन कल्याण के, स्वास्थ्य संबंधी हैं और क्राइम संबंधी और न्याय संबंधी तमाम उसकी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के द्वारा बहुत से काम दुनिया के अन्य देशों में जा कर के किए जाते हैं, देशों को सहायता दी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें गौड़ हो गई। जो दादा लोग जो हैं, एक दादा है अमेरिका, दूसरा दादा है सोवियत संघ, जो वो कहेगा वो अपने आका की बात माननी, नहीं मानोगे तो परिणाम भुगतो। ये चल रहा था शीत युद्ध में। तो
पूरे की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों में सिमट कर रह गई, बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो गए, महत्वहीन हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है यूएनओ की भूमिका में कमी। हमारा जो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना का जो उद्देश्य था, वो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोग गुजर चुके थे, तो उसकी विभीषिका को हम लोगों ने देखा था। उसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे, अरबों खरबों की संपत्ति उसमें स्वाहा हो गई थी। अब ऐसे किसी युद्ध की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था शांति। विश्व में शांति की स्थापना करना, युद्ध के स्थान पर शांति की राजनीति होनी चाहिए और जो भी दो परस्पर देशों के या दो से अधिक देशों के जो विवादित मुद्दे हैं, जो द्विपक्षीय हैं या बहुपक्षीय हैं, तो जो विवादित मुद्दे हैं उनको लड़ाई के माध्यम से नहीं, गोली बंदूक के माध्यम से नहीं, कन्वर्सेशन से, प्रचार के माध्यम से या बैठक करके या बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक उनको सुलझाए जाएं। और ये इसी के बनने के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 के बाद विश्व में शांति की राजनीति पर ध्यान दिया गया। इसके पहले युद्ध की राजनीति पर ध्यान दिया जाता। तो देखिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके यूएनओ की जो गठन है, उस गठन के पहले की राजनीति और उस गठन के बाद की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आया। जो 24 अक्टूबर 1945 के पहले युद्ध की राजनीति होती थी और इसके गठन के पश्चात शांति की राजनीति प्रारंभ हो गई। तो लेकिन प्रश्न ये है, खड़ा होता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो इसकी भी भूमिका बहुत सीमित रह गई। आखिर इसको चलाने वाले कौन है? इसको चलाने वाले तो अमीर देश ही है, उसमें सबसे बड़ा अमीर है अमेरिका। अब वो जितना ज़्यादा धन देगा उतना ज़्यादा ये अपना काम करेंगे। तो अब चूंकि ये दोनों आपस में, सोवियत संघ और अमेरिका लड़ रहे हैं, उनका लड़ाई पे ध्यान लगा हुआ है, तो ये बेचारा क्या करेगा यूएनओ? तो इसके जो बहुत सारे काम हैं जो होने चाहिए थे, जो बताए गए थे, वो सब महत्वहीन हो गए। यूएनओ भी महत्वहीन हो गया। जो तीसरी दुनिया के सबसे ज़्यादा मात्रा में देश, इसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देश थे, जो हाल ही में आज़ाद हुए थे गुलामी की जंजीरों से, अब वो क्या कर सकते हैं? वो सभी इसके सदस्य थे, लेकिन इतने भारी मात्रा में होने के बावजूद वो नथिंग थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि अब अगला प्रभाव क्या पड़ा? सैन्य शक्ति में अधिक खर्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों महाशक्तियां निरंतर, चूंकि धमकियां और कार्रवाइयां निरंतर चल रही थी, पता नहीं किस समय युद्ध हो जाए, तो ये दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप धन खर्च कर रही थी, बुरी तरह धन खर्च कर रही थी आगे बढ़ने के लिए कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। अगर उन्होंने ये मिसाइल बनाई है तो हम उससे बढ़ के ये मिसाइल बनाएंगे, उनके पास ये अस्त्र है तो हम उससे बढ़ के ये अस्त्र बनाएंगे। ये इनमें भारी मात्रा में धन का खर्च दोनों महाशक्तियों का होता रहा और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सोवियत संघ का हुआ है, क्योंकि सोवियत संघ में दूसरे बहुत से देशों का, लगभग 15 देशों का विलय था, तो वो उनको भी मदद करता था। और दूसरा, इसमें यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो इसकी नौकरशाही थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत आ गया था। चूँकि राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी तो उसमें भ्रष्ट अधिकारी थे और निकम्मे टाइप के हो गए थे और धन ज़्यादा वो अपने लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो धन किसी दूसरी चीज़ में होना चाहिए वो अपने स्वार्थों के लिए खर्च कर रहे थे। तो इसमें जो सैन्य शक्ति को बढ़ाने में जो अपार धन का खर्च हुआ, उससे दूसरे काम जो मानव कल्याण के लिए होने चाहिए थे, जो लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। दूसरे आगे हम लोग ये देश, दुनिया के देश विकास नहीं कर पाए। सारा अधिकांश धन सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। तो ये एक पॉइंट था। और अगला है सुरक्षा परिषद का भी पंग हो जाना। अब ये यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये एक प्रकार की संसद है और ये सुरक्षा परिषद उसका एक प्रकार का मंत्रिमंडल है, ये समझ लीजिए। तो ये बड़ी ही शक्तिशाली, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की चोटी की संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसमें दुनिया के 5 ही देश इसमें शामिल हैं। और ये 5 देश जो दुनिया के विषय में निर्णय लेते हैं वही होता है, लेकिन 5 की सहमति होना जरूरी है। अगर एक देश की भी सहमति नहीं है तो वो मुद्दा
लटक जाएगा, उसमें फैसला नहीं हो पाएगा। तो चूंकि सुरक्षा परिषद में के जो सदस्य हैं वो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना और सोवियत संघ। तो चूंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और शीत युद्ध का दौर चल रहा है, तो इन पर फैसला ले कौन? अमेरिका अगर अपने हितों की बात करता तो वो उसमें वो वीटो करने की शक्ति उसको भी है सोवियत संघ को, तो वो उसको वीटो कर देता है। अगर सोवियत संघ अपने हक में कोई बात लाता तो अमेरिका कर देता। तो ये कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद भी पंगु हो गई। इसके बाद ये नौ उपनिवेशवाद का जन्म। ये देखिए बच्चों, नौ उपनिवेशवाद एक नया शब्द आया है राजनीति में आपके सामने पहली बार। एक है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आपने एक चैप्टर मुझे कभी मौका लगा मैं पढ़ाऊंगा या आप पढ़िएगा कभी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवादी देश वो होते हैं जो दूसरे कमजोर और गरीब देशों को अपना गुलाम बना लेते हैं, उनकी राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, उसका शासन हथिया लेते हैं धीरे 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 करके, और उस देश के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। तो जो गुलाम बना देश है वो होता है उपनिवेश, और जिसने गुलाम बनाया है वो होता है साम्राज्यवादी देश। तो ये उस समय था जब देश आज़ाद नहीं हुए थे, 1945 के पहले दुनिया में देश आज़ाद नहीं हुए थे। लेकिन ये शीत युद्ध के दौरान नौ उपनिवेशवाद का जो जन्म हुआ, तो दूसरे प्रकार के उपनिवेशवाद का जन्म हुआ जो सोवियत संघ तमाम देशों पर मतलब अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। कई देशों को उसने सोवियत संघ में मिला लिया था, तो और अगर सहायता करेगा तो उस शर्तें लगाता था। इस प्रकार से अमेरिका भी यही काम करता था। तो उससे एक नए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ कि मतलब हम गुलाम होते हुए भी गुलाम हैं, हम स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकते, हम महाशक्तियों के दबाव में फैसले ले रहे हैं। तो ये नव उपनिवेशवाद का जन्म। अगला है शक्ति के संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन। अब देखिए, शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन, ये राजनीति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शक्ति का संतुलन तो समझ में आता है कि अमेरिका भी शक्तिशाली था और उसी के टक्कर का शक्तिशाली सोवियत संघ भी था। दोनों लगभग बराबर शक्तिशाली थे। तो जब इस प्रकार की दोनों बराबर की शक्तियां, जिनके पास लगभग बराबर के परमाणु हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, पैसा हो, तो वो बराबर की जब शक्तियां होती हैं और एक दूसरे का विरोध करती हैं तो उनमें परस्पर शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है। क्योंकि वो जो पहली शक्ति है वो दूसरी वाली से डरती है कि अगर हम कोई कार्रवाई दुनिया के किसी देश पर करेंगे तो उसमें उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर अमेरिका ये सोचे तो वो सोवियत संघ करेगा, और सोवियत संघ अगर कोई कार्रवाई सोचे तो अमेरिका करेगा। तो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन यहां पर शीत युद्ध में क्या हुआ कि शक्ति संतुलन कहा जाए कि आतंक का संतुलन कहा जाए, ये बड़ी विडंबना है। भाई, शक्ति संतुलन तो ठीक है कि दो महाशक्तियां हैं और दो महाशक्तियां लगभग बराबर की हैं। अगर कोई एक कार्रवाई करेगी तो दूसरा उसका रिएक्शन करेगी, तो वो पहली वाली कार्रवाई करने से डरेगी। लेकिन आतंक का संतुलन, अब आतंक यहां पर क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान एक आतंक का संतुलन कायम हो गया। शक्ति संतुलन तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन शक्ति संतुलन स्थापित होते होते एक आतंक का संतुलन, जब पूरी दुनिया में आतंक और भय है, उसका माहौल है भय और आतंक का, तो एक तरीके से क्या कहें, आतंक का ही संतुलन है। तो अब देखिए, ये मैंने आपको सारे जो फैक्ट दिए हुए हैं ये नकारात्मक प्रभाव के हैं जो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, हमारी देश दुनिया पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब बहुत ज़्यादा बुरा तो है, बुरा तो था ही जमाना उस समय, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें सीखने को मिली और कुछ नई चीज़ें भी आई, उनको भी देख लेते हैं कि जैसे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े।
शीत युद्ध के दौरान कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे पहला है, परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक की सोच कायम हुई, डेवलप हुई। तो जो परमाणु हथियार एक तरफ विकसित कर रहे हैं कि हम नष्ट कर देंगे अमेरिका को, अमेरिका कह रहा नहीं, हमसे लड़ा तो हम सोवियत संघ को नष्ट कर देंगे। दोनों परमाणु शस्त्रों से लैस हैं और परमाणु हथियार की होड़ लगी हुई है विकसित करने की उनको। तो सवाल ये भी कि ये भी उनके अंदर सोच था, गुट निरपेक्ष देशों के अंदर भी था। वो भी एक 120 संगठन वाला एक संगठन था, भले ही गरीब देशों का था, लेकिन वो एक उसके पास एक अपना मंच था, वो अपने मंच से अपनी बात रखता था। तो महाशक्तियां भी उस पर सोचती थी। तो उसमें अगर परमाणु शस्त्रों के प्रसार अगर हुआ तो उस पर भय भी लगा महाशक्तियों को, तो उसके रोक के भी इंतजामात किए गए। और इसी दौरान कई परमाणु संधियां हमारे सामने आई, जैसे CTBT और NPT, इस तरीके की संधियां कि भाई परमाणु परीक्षण, परमाणु हथियारों का विकसित करने का, डेवलप करने का प्रयास अन्य देशों के द्वारा नहीं किया जाएगा, परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे। इस पर लोगों की सहमति ली गई और उन संधियों पर हस्ताक्षर कराए गए। आज जो NPT है उस पर 190 देशों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, भारत ने भी कर दिए हैं। तो इस प्रकार की जो परमाणु हथियारों का प्रचार प्रसार और जिससे आतंक का संतुलन कायम होता है, वो उस पर भी रोक इसी शीत युद्ध के दौरान मतलब आई। और उसके निशस्त्रीकरण पर और उसके परमाणु हथियारों के रोक पर ये एक सार्थक पहल थी। दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबल आधार। जब दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के लड़ने लगी और अपना प्रभाव स्थापित करने लगी, दम्भ और शक्ति का प्रदर्शन करने लगी, दुनिया डरने लगी, तो ऐसी स्थिति में जो तीसरी दुनिया के देश थे, वो तीसरी दुनिया के देशों ने एक अपना संगठन बनाया। और वो संगठन बना करके कि हम दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमारे दोनों दुश्मन नहीं हैं, और हमें जो भी मदद करना चाहे तो हम उसकी मदद लेने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई दोनों में से दुश्मन नहीं, लेकिन हम खेमे में शामिल नहीं होंगे, हम उनके गुट में शामिल नहीं होंगे। तो लगभग आप समझ लीजिए कि ये 2-4 देशों का घटना बढ़ने का क्रम भले ही रहा हो, लेकिन ये पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका के नवोदित देश थे। बहुत बड़ा संगठन है, आज इसमें 120 सदस्य देश हैं। तो ये शीत युद्ध ही एक ऐसा कारण था, शीत युद्ध ही एक ऐसा कारण था जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। और उसी वजह से जन्म हुआ कि हम दोनों महाशक्तियों के गुटबाजी में हम नहीं पड़ेंगे, गुटों में शामिल नहीं होंगे। मेन आधार तो यही था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपना एक मंच बनाने का मौका मिला और आज भी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। अब तो शीत युद्ध नहीं रहा, खत्म हो गया, तो इसे भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, आज भी प्रासंगिक है क्योंकि नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए इसका ये प्रासंगिक बना हुआ है और मजबूती के साथ बना हुआ है। तीसरा जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार और कूटनीति को अच्छी तरीके से समझा गया। तो चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो उसका उद्देश्य ये था कि भाई अब युद्ध की राजनीति नहीं होगी जो पहले होती रही, अब शांति की राजनीति होगी। तो शीत युद्ध में चूंकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा गया, अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ऐसे धमकी और कार्रवाइयाँ चलती रहीं और युद्ध जैसा माहौल रहा, तो उसमें आपस में मान मुनव्वल और थर्ड पार्टी के द्वारा समझाना बुझाना और कोई जैसे कार्रवाइयाँ हुई, जैसे बर्लिन की दीवार है, क्यूबा मिसाइल संकट है और इसी तरीके के और भी कई कार्रवाइयाँ हुई, अफगान संकट है। तो उसमें मतलब इसमें प्रचार को और कूटनीति का महत्व बहुत अत्यधिक बढ़ गया। कूटनीति का मतलब होता है बातचीत की क्षमता, वार्ता करना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी। तो बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करना, तो ये चीज़ इसका महत्व बढ़ा और आज भी इसका महत्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लोकल के स्तर की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, बातचीत का ही ज़माना है। बातचीत से ही सारे मुद्दे हल होते हैं और होने भी चाहिए।
तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, और आप इसको कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो, हिस्ट्री में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू।